आज की इस क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? व्यंजन संधि के ऊपर बात करेंगे। पिछले की क्लास में हम लोग स्वर संधि को पूरा पढ़ चुके थे। स्वर संधि के अंतर्गत जितनी भी पार्टें होती हैं वो सारे के सारे पार्टों को एक एक करके कंप्लीट करा दिए थे। आज हम लोग यहाँ से व्यंजन संधि के ऊपर बातचीत करेंगे। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत जितनी भी टॉपिक पढ़ना है सभी टॉपिक को बारीकी से एक एक करके उठाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्वर संधि के अंतर्गत जितनी भी भेद था उसका 5, तो पांचों भेद के जो अंतर्गत हम लोग पढ़ाई किए थे वो अलग अलग सूत्र था और सूत्र के अनुसार पढ़ना था, ठीक ना। और यहाँ पे व्यंजन संधि के अंतर्गत उसमें 2-3 सूत्र को एक साथ कनेक्ट करके दिया जाता था। किसमें? तो स्वर संधि के अंतर्गत। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। व्यंजन संधि में क्या है? तो एक सूत्र दिया है और उस सूत्र को डिस्क्राइब करके जितनी भी एग्जाम्पल होता है वो सारा का सारा एग्जाम्पल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला सूत्र दिया जाता है, फिर अगला सूत्र दिया जाता है। मतलब फॉर्मूला है, उसका अपना थ्योरी है, थ्योरी के अनुसार बनता है। उस सारा का सारा पार्ट को किसके अंतर्गत उठा कर रखा है? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत उठा करके रखा है। और इसी के साथ साथ व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि जो हमारा आता है उसमें भी ऐसे ही टॉपिक उठा करके रखा है और सूत्र दिया है, सूत्र के अनुसार डील होता है। तो यहाँ से हम लोग बारीकी से चलेंगे, एक एक सूत्र को पढ़ेंगे, उस पर विशेष अध्ययन करेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए बहुत ही धैर्य के साथ चलिए, बहुत ही स्थिर से आप पढ़ाई कराएंगे और बिल्कुल एक एक टॉपिक को जैसे पहले समझा करके कंसेप्ट क्लियर करते थे वैसे ही अभी भी चलेंगे। रूल रेगुलेशन बिल्कुल वही रहेगा। तो आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि। देखिए स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है? तो स्वर वर्ण में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? स्वर वर्ण में परिवर्तन होता है, वो स्वर संधि के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन में परिवर्तन होता है, मतलब कहने का अर्थ व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होता है। तो जो भी व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होता है वही कहलाता है व्यंजन संधि। तो इसका परिभाषा क्या तैयार किया गया है? तो परिभाषा तैयार किया गया है स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के कारण। क्या चीज? स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके बाद आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो विसर्ग संधि आएगा। तो उसमें किसमें परिवर्तन होगा? तो उसमें विसर्ग संधि में परिवर्तन होगा। मतलब विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो उस टॉपिक को जब वहाँ पे हम चलेंगे तो वहाँ पे विशेष रूप से बात करेंगे। अभी हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत है तो व्यंजन संधि के ऊपर विशेष रूप से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी व्यंजन संधि का परिभाषा लिखते हैं। तो व्यंजन संधि लिखा गया है। व्यंजन संधि किसको कहते हैं? तो इसको लिखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। क्या चीज हमारा है? तो व्यंजन, ठीक ना। व्यंजन संधि क्या चीज है? व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि का परिभाषा क्या कहता है? तो इसका परिभाषा कहता है स्वर वर्ण, लिखते चलते हैं, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होगा बच्चों? तो व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन किसमें? व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है कॉमा उसे
उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक ना। व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा क्या मेरा बना बच्चों? तो व्यंजन संधि किसको कहते हैं? तो स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहले इसमें दो टॉपिक है जिन टॉपिकों को समझना बहुत ही बेहतर कहा जाएगा। पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड है। नहीं जान रहे हैं तो इसको पहले समझ लीजिए। तो पहला टॉपिक आता है हम लोग का स्वर वर्ण, ठीक। तो स्वर वर्ण के अंतर्गत क्या क्या पार्ट आता है? तो स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ह्रस्व री, उसके बाद दीर्घ री, दीर्घ री, उसके बाद ली, उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये सब पार्ट हम लोग को स्वर वर्ण कहलाता है। ये सब जितना भी पार्ट लिखे हैं ये स्वर वर्ण कहलाता है। संस्कृत में चलते हैं तो 13 स्वर वर्ण होता है। कितना इसका मात्रा टोटल होता है? तो टोटल मात्रा 13 होता है, ठीक ना। लेकिन जब हिंदी में चलते हैं तो हिंदी में 3 चीज हट जाता है, री और दीर्घ री और लिरी, ठीक ना। ह्रस्व री, दीर्घ री और लिरी ये तीनों का लोप हो जाता है, मतलब साइड हो जाता है। इस तीनों के ऊपर हिंदी में हम लोग को बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो बच्चों 10 होते हैं, ठीक ना। और बात किया जाए संस्कृत में तो संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो 13 है। संस्कृत में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 13 होते हैं, 13 होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर स्वर वर्ण तो आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब अगला कंसेप्ट आता है व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण? तो व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को भी पहले समझाते हैं, व्यंजन वर्ण, ठीक ना। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। तो इसको बोलते हैं क वर्ग। एक वर्ग है, उसमें आता कौन कौन है? तो क, ख, ग, घ, अंग, मतलब 5 वर्ण हैं। 5 वर्ण का एक समूह है जिसको एक साथ पढ़ते हैं तो इसको वर्ग कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वर्ग बोलते हैं, ठीक ना। तो पहला आता है क वर्ग, सॉरी क वर्ग, जिसके अंतर्गत क्या आता है? तो बच्चों क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा टर्म आता है च वर्ग। तो उसमें क्या आएगा? च, छ, ज, झ, य। उसके बाद आता है ट वर्ग, जिसमें आता है ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है प वर्ग, तो प, फ, ब, भ, म। और अगला टॉपिक आता है यरलव। तो यरलव में क्या क्या आता है? तो य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धान स, डंटी स, ह। इतना पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट हम लोग को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। इसकी टोटल संख्या कितना होता है? तो टोटल संख्या होता है 33, मतलब 33, ठीक ना। संस्कृत में पढ़े या हिंदी में पढ़े व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? तो 33 होता है, 33 होता है। तो क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है, और यरलव से लेकर के ह तक पार्ट है। ये सारा का सारा पार्ट किसके अंतर्गत आता है? तो हम लोग को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं इस परिभाषा के ऊपर। तो कह रहा है व्यंजन संधि कहेंगे स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के कारण। तो ये सब लिखा गया है इसके कारण, या फिर व्यंजन वर्ण में लिखा गया है इसके कारण। व्यंजन वर्ण में कोई परिवर्तन हो, व्यंजन वर्ण में कोई परिवर्तन हो
तो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। तो एग्जाम्पल के ऊपर बात ना करते हुए इसका अलग अलग सूत्र दिया गया है, तो सूत्र में पहला सूत्र के अंतर्गत चलेंगे हम लोग, ठीक ना। सबसे पहला सूत्र हम लोग का दिया गया है, उस सूत्र के अनुसार लिखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक ना। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जो व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला व्यंजन संधि का सूत्र होता है, वो सूत्र है झलाम जसवंते, झलाम, ठीक, जसवंते, ज सो, ये अवग्रह का साइन है जो कि 5 जैसा लिखा जाता है, इसको अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, अ उच्चारण करते हैं। झलाम जसो अंते, अंते, ठीक है ना। तो पहला सूत्र हम लोग का क्या चीज़ है बच्चों, झलाम जसो अंते। ये अवग्रह का साइन कब यूज करते हैं, जब अपूर्ण मात्रा न हो, आधा अ लिखना हो। तो आधा अ जहाँ पे लिखना होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं। संस्कृत में ये फॉर्म बहुत जगह यूज देखते होइएगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अवग्रह। क्या पढ़ते हैं, अवग्रह पढ़ते हैं। तो झलाम जसवंते जो पहला हम लोग का फॉर्मूला है, तो पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या कहता है, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहला फॉर्मूला कहता है, यदि प्रथम वर्ग के बाद, प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, कौन रहे, तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या य र ल व रहे, या स्वर वर्ण रहे, क्या रहे, स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वही वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो परिभाषा लिखते हैं और इसका कहने का क्या मतलब है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको पूर्ण रूप से समझाते हैं और फिर आगे एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा क्या कह रहा है, ठीक ना। तो झलाम जसवंते का परिभाषा कहता है, यदि प्रथम वर्ग के बाद, यदि प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण हो, या चतुर्थ वर्ण हो, या य र ल व हो, या कोई स्वर वर्ण हो, या कोई स्वर वर्ण हो, तो प्रथम वर्ग का, प्रथम वर्ग का वर्ण, प्रथम वर्ग का वर्ण उसी वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है, ठीक। देखिए बच्चों, इसका परिभाषा जो है बहुत ही लंबा लिखा गया है और ये जो टर्म है बहुत ही उलझाऊ सा पार्ट है, जटिला पार्ट है, जिसको समझना या समझाना बहुत ही क्रिटिकल पार्ट हुआ करता है, ठीक ना। तो इसको अभी हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं और विशेष रूप से समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो झलाम जसवंते जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है, यदि प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण हो, या य र ल व हो, या कोई स्वर वर्ण हो, तो प्रथम वर्ग का वर्ण उसी वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है। इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, चूंकि एग्जाम्पल लेंगे उसके ऊपर बैठाएंगे तब समझाएंगे,
तब आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। जैसे दीक जोर गजा, क्या चीज है? दीक जोर गजा है। अब देखिए परिभाषा को कैसे फिट करते हैं और कैसे डील करते हैं, वो सारा का सारा पार्ट यहाँ पे। अब परिभाषा में देखिए एक ये पार्ट हमारा है, एक ये पार्ट है, दो पार्ट है तो है। अब देखिए वर्ण, तो एक वर्ण यहाँ पर है और उसी का सेम वर्ग का वर्ण यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ग लिखा गया है और यहाँ पर क लिखा गया है, दोनों को हम लोगों को क्या करना है, तो बीच में ऐड का साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब ये है कि दोनों को हम लोगों को जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे इसके ऊपर अभी हम लोग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहा है यदि प्रथम वर्ग के बाद तो प्रथम वर्ग, तो यहाँ पर ये प्रथम वर्ग है, तो प्रथम वर्ग के बाद तो इसके जोड़ना किसको है? इसको और इसको। तो ध्यान इसी दोनों पर लगाएंगे। बात हुआ कि ये टर्म और ये टर्म यहाँ पर दी है, यहाँ पर ज है, वो बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। वर्ग हम लोग को कहाँ पे करना है, वहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क और ग को जोड़ करके नया कुछ बनेगा, वहाँ पे कुछ चेंज होगा। ठीक है। तो कह रहा है यदि प्रथम वर्ग के बाद, तो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग में क्या है? क लिखा गया, उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, तो किसी वर्ग का यहाँ पर मतलब इसके बाद यहाँ पर किसी वर्ग का तृतीय वर्ण। तो वर्ग बताए हैं अभी, तो क वर्ग होता है, तो क वर्ग में कौन कौन आता है बच्चों? तो क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार से च वर्ग है, च वर्ग में कौन कौन आता है? तो च, छ, ज, झ और यहाँ। इसके बाद आता है ट वर्ग, ट वर्ग में कौन कौन आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद न। तब यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, अब इसमें किसको कौन सा वर्ण कहेंगे? तो क वर्ग है, तो ये क वर्ग का प्रथम वर्ण है। 1 नंबर पे आया क, 2 नंबर पे ख आया, 3 नंबर पे ग आया, 4 नंबर पे घ आया और 5 नंबर पे हमारा अंग आया। तो इस प्रकार से बच्चों क वर्ग का ये प्रथम वर्ण कहलाएगा। संस्कृत में कौन वर्ण कहलाएगा? प्रथम वर्ण कहलाएगा। ख है तो द्वितीय वर्ण कहलाएगा, ग है तो तृतीय वर्ण कहलाएगा, घ है तो चतुर्थ वर्ण कहलाएगा और अंग है तो ये पंचम वर्ण कहलाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर वही लिखा गया। उम्मीद करते हैं कौन वर्ण है समझ में आ गया होगा। क को कौन वर्ण कहेंगे? प्रथम, लिख लीजिएगा कॉपी पे। ख को द्वितीय, ग को तृतीय, घ को चतुर्थ और अंग को पंचम। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि प्रथम वर्ग के बाद, तो प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का, तो यहाँ पर क है तो क वर्ग का भी आ सकता है, च वर्ग का आ सकता है, ट वर्ग का आ सकता है, त वर्ग का आ सकता है, प वर्ग का आ सकता है, या फिर य र ल व के अंतर्गत जो पार्ट दिया गया 4 य र ल व, उसमें से कोई भी यहाँ पर रहे, या फिर स्वर वर्ण जो लिखाए थे आ से लेकर के ओ तक, वो सब भी इसमें से कोई आ सकता है। परिभाषा हमारा कह रहा है। ठीक ना। तो प्रथम वर्ण के यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तो यहाँ पर तृतीय है या चतुर्थ है बच्चों? कमेंट में जरूर लिखें। तो यहाँ पर ग है, तो ग भी आप देख रहे हैं कितना स्थान पर है? 3rd पोजीशन पे है। तो ये हमारा तृतीय वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तो बच्चों ये हमारा तृतीय वर्ण है। तो दी क तृतीय वर्ण आ गया, ग ज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? तो कह रहा है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या य र ल व या स्वर वर्ण में से कोई हो, तो
प्रथम वर्ग का उसी वर्ग के, तो क वर्ग के ही तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो तृतीय वर्ण क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन है? ग है। तो मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है, क के जगह पर सीधा सीधा क्या लिखा है बच्चों? तो ग हलंत यूज हम लोग करेंगे, जिसको आधा ग। चूंकि क हलंत है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? तो ग हलंत हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए मिला करके क्या बनेगा हमारा फाइनली। तो यहाँ पर दी अपना जगह पर है, ग हलंत है अपना जगह पर, चूंकि चेंज हुआ है क क्या चीज में? ग में, प्लस का साइन अपना जगह पर है, प्लस ग अपना जगह पर और ज विसर्ग अपना जगह पर। अब बच्चों देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? तो दी आधा ग है तो आधा ग, इसमें का पाई हटा देंगे, लोप हो जाएगा। और गजा है तो ग ज। ये टॉपिक जो है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतर टॉपिक आता है। अधिकांश एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन क्रिएट किया ही जाता है। तो ये टॉपिक थोड़ा भारी है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई टॉपिक ये है। तो इसको याद करके ज़रूर चलें। और एग्जाम्पल के ऊपर अब बात अभी हम किए हैं, फिर से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग अभी बातचीत विशेष रूप से करेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अभी इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए बच्चों यहाँ पे अभी हम 2 एग्जाम्पल फिर लिए हैं। पहला उदाहरण है वाक जोड़ दानम और दूसरा है दिक जोड़ अम्बरह। इसको फिर से समझाते हैं। तो देखिए व्यंजन संधि हमारा क्या कहता है, यदि प्रथम वर्ग के बाद, तो प्रथम वर्ग है इसके बाद सबसे पहले बात कीजिए परिवर्तन होगा किसमें? तो ऐड किसको किसको करना है? तो यहाँ पर क हलंत है और यहाँ पर द है। तो सीधा सीधा मतलब क हलंत और द के बीच में परिवर्तन होगा, चूंकि प्लस का साइन यहीं पर है। तो इस दोनों में हमारा क्या होगा? परिवर्तन होगा। वाह है वो ऐसे ही रहेगा, न म हलंत है वो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधा सीधा दिमाग कहाँ चलाना है बच्चों? तो क हलंत और द आकार जो है दा, यहाँ पर दोनों में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे हमारा दिमाग चलना चाहिए। अब देखिए परिभाषा कह रहा है यदि प्रथम वर्ग के बाद, तो प्रथम वर्ग तो परिवर्तन ये तो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग एक पार्ट, तो प्रथम वर्ग के बाद, तो इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, यहाँ पर जरूरी नहीं है क वर्ग है तो क वर्ग का ही आएगा, मतलब क ख ग घ अंगा में से ही आएगा, कोई भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी वर्ग का, तो किसी भी वर्ग का यहाँ पर आ सकता है। पहला बात ध्यान से देखिएगा ताकि टॉपिक समझ में आ सके। तो यहाँ पर अभी आया किस वर्ग का है? तो द है। द किस वर्ग के अंतर्गत आता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग। तो त वर्ग के अंतर्गत आता है कौन सा पार्ट? तो हमारा द। तो त वर्ग का कौन सा है वर्ण? तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्ण है। तो यदि प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तो कौन सा वर्ण आया बच्चों? हमारा तृतीय वर्ण आया। तो सीधा सीधा इम्प्लीमेंट करेंगे, चेंज क्या हो जाएगा? तो प्रथम वर्ग का उसी वर्ण के तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो प्रथम वर्ग का जो ये वर्ण है, ये वर्ण उसी वर्ग का, तो क है किस वर्ग का है? क वर्ग का है। तो क के जगह पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क के जगह पर ग हो जाएगा। तृतीय वर्ण थोड़ा देर पहले लिखाए थे, आप बैक करके देख सकते हैं कि क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो क, ख, ग, घ और अंगा आता है। तो तृतीय वर्ण इसका क्या होगा? तो ग। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क हलंत है तो इसकी जगह पे क्या यूज होगा? तो ग हलंत यूज होगा। अब देखिए प्लस साइन अपना जगह पे इसको कर दिए, व आकार एक जगह तोड़ दिए, क चेंज होकर के ग बन गया हमारा, प्लस अपना जगह पर, और ये पार्ट है, ये पार्ट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, दा, न और म हलंत, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा? व आकार है तो व आकार लिख दिए, ग हलंत है तो ग,
और इसमें का हलंत है मतलब पाई का लोप हो जाएगा, तो पाई को साइड कर दिया, वाग। उसके बाद दा है तो दा, न है तो न, और म हलंत है तो म। तो फाइनली बच्चों मिलकर के हमारा क्या तैयार हो गया, वाक जोड़ दानम मिलकर के हमारा वागदानम कंप्लीट हो गया। कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कीजिए। जो भी समस्या हो हम रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है दीक जोड़ अम्ब्रह। क्या चीज़ है, दीक प्लस अम्ब्रह, दोनों को ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये किस संधि के अंतर्गत है, तो यहाँ पर क है और यहाँ पर अ है। तो क क्या है, व्यंजन वर्ण है, और अ क्या है, स्वर वर्ण है। तो क और अ में यहाँ पर चेंज करना है, मतलब परिभाषा में लिखाए हैं व्यंजन स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है, तो क और अ के कारण किस में परिवर्तन होगा, तो क में ही परिवर्तन होगा। तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत ये एग्जाम्पल हमारा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा कहता है हमारा यदि प्रथम वर्ग के बाद, तो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, तो यहाँ पर ना तो तृतीय वर्ण आया ना चतुर्थ वर्ण आया। उसके बाद बात करें तो य र ल व हो, तो ना तो या आया, न र आया, न ल आया, न व आया, उसमें से भी कोई हमारा नहीं आया। लेकिन अगला टॉपिक कह रहा है या कोई स्वर वर्ण आए, तो अ आया जो कि हमारा स्वर वर्ण है। तब प्रथम वर्ग का वर्ण, प्रथम वर्ग का वर्ण तो क वर्ण है, तो प्रथम वर्ग का वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो बच्चों क वर्ग है तो क वर्ग का ही क ये किस वर्ण में चेंज हो जाएगा, तृतीय वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर दिए, दी अपना जगह पे लिखाएगा, प्लस साइन लिख दिए, दोनों के बीच में अपना अलग अलग तोड़ करके किए हैं, प्लस अपना जगह पर, अम्बरा है तो अम्बरा अपना जगह पे रहेगा बच्चों। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली हमारा क्या बना बच्चों, अब दी अपना जगह पर, क चेंज होकर के ग हलंत तो ग, दी ग। अब देखिए यहाँ पर एक और संधि हो रहा है, ग आधा है और अ है, तो ग आधा और अ मिल करके पूरा ग कंप्लीट होगा, तो पूरा ग, दी ग, और म ब र संयुक्त और विसर्ग। तो फाइनली बच्चों हमारा दिक जोड़ अम्बरह मिल करके क्या बना बच्चों, दिगंबरह बन गया। एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, तब तक इसको मिटाते हैं, पूरे वर्ड को फ्रेश करते हैं और उसके बाद 8-10 एग्जाम्पल लेकर के फिर से डील करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी दृष्टि से क्वेश्चन क्रिएट करे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए, ठीक ना बच्चों। अब आगे इस एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग का लिखा गया है तत्जोड़ उक्ति। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे ये किस संधि के अंतर्गत है वो पहले जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन किस किस में होगा, तो त है प्लस है, उसके बाद उ है, मतलब त है और उ है, इस दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए त है और उ है, दोनों को ऐड करना है, तो त कौन वर्ण के अंतर्गत आता है, सॉरी कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और उ किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण किस संधि के अंतर्गत ऐड होता है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत ऐड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस संधि का ये एग्जाम्पल है, तो व्यंजन संधि का है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, तो त है, त के बाद क्या है, उ है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत झलाम जसवंत जो सूत्र होता है वो कहता है यदि प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ण का, तो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का
तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, तो यहाँ पर तो न तृतीय वर्ण है न चतुर्थ वर्ण है। उसके आगे बात करेंगे तो कहता है या य र ल व हो, तो न तो य है न र है न ल है न व है, तो वो सभी नहीं है। उसके बाद कहता है या स्वर वर्ण रहे, तो स्वर वर्ण में ऊ आता है कि नहीं आता है बच्चों? आता है। तो अब हमारा काम बन गया। त है, त के बाद स्वर वर्ण आ गया, तो प्रथम वर्ग का जो वर्ण है वो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो त जो यहाँ पर है, त चेंज होकर के बच्चों क्या बन जाएगा? तो त वर्ग का तृतीय वर्ण क्या आता है? कमेंट में लिखिए कि क्या आता है। तो क्या आता है? तो त का तृतीय वर्ण द होता है, तो यहाँ पर द यूज हो जाएगा। द त हलांत है तो द हलांत। स अपना जगह पे बना का बना रहेगा जैसे वैसे ही, स अपना जगह पे रहा। प्लस साइन दोनों के बीच में अपना ऐड कर दे, चूँकि तोड़ करके दोनों को अलग अलग किए हैं। प्लस साइन अपना जगह पर, उ अपना जगह पर, कति अपना जगह पर, कता संयुक्त और हर्षिकार अपना जगह पर। अब देखिए बच्चों, इसको तोड़े तो क्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स अपना जगह पर है, द में उ लगेगा तो दू क ती, तो ये फाइनली बन करके बच्चों हमारा क्या बना तैयार? तो सत्य जोड़ उक्ति मिलकर बना सदुक्ति। सदुक्ति क्या हो गया? सदउक्ति, सदुक्ति, ठीक ना। आगे है दिक जोड़ भ्रम है, दिक जोड़ भ्रम है, इसको ऐड करना है। तो देखिए व्यंजन संधि कहता है यदि प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का यदि प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, तो यहाँ पे भ है उसमें र लगा हुआ है भ्र, तो भ के बाद र का हल्का उच्चारण करते हैं। तो पहले कौन आया? भ या पहले र? तो पहले भ आया, तो भ के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो भ जो है किस वर्ग का आता है? तो प वर्ग का आता है। कौन सा अक्षर है? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो बच्चों चतुर्थ अक्षर है। तो हमारा एग्जाम्पल के ऊपर सेट हो रहा है परिभाषा के ऊपर, प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है, तो चतुर्थ वर्ण आ रहा है। तो प्रथम वर्ग का इसका उसी वर्ग के, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तो तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क का चेंज होकर के ग हलंत है, तो ग हलंत बन जाएगा। अब आगे जैसे जैसे पाठ है वैसे लिखते चलते हैं। दी अपना जगह पे रहा, प्लस अपना मन से तोड़े अलग अलग तो लिख दिए, प्लस भ में र लगा दिए, अब म विसर्ग है तो रहने दिए। अब देखिए बच्चों ये क्या हमारा बना? दी ग है तो ग, आधा है तो आधा, दिग, अब भ्रम है तो भ्र और म विसर्ग, तो ये हमारा बच्चों बनकर क्या बन गया तैयार? तो दिग्भ्रम, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है वाक जोड़तः। तो परिभाषा हमारा व्यंजन संधि क्या कहता है? यदि प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण आए, तो कौन सा वर्ण आ रहा है? तो तृतीय वर्ण आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो त वर्ग का द जो है तृतीय स्थान पर है, तो तृतीय वर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो प्रथम वर्ग का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तो क वर्ग है इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क का चेंज होकर के क्या बनेगा बच्चों? तो ग हलंत बन जाएगा। वाह है तो वाह अपना जगह पे रहेगा, दत्ता है तो दत्ता अपना जगह पे रहेगा। अब देखिए बच्चों ये क्या हमारा बना फाइनली? तो व आकार, आधा ग है तो आधा ग, द उसके बाद है तो द, और तता संयुक्त और विसर्ग, तता संयुक्त और विसर्ग। तो फाइनली वाक जोड़ दत्तः मिल करके वाग्दत्तः बन करके हमारा रेडी हो गया। अगला टॉपिक है जो कि जगत जोड़ ईसा है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में किसको किसको हम ऐड चेंज करेंगे? तो प्लस साइन है उसके एक आगे एक पीछे, देखिए तो प्लस साइन है उसके पहले त है उसके बाद ई है, तो त और ई में परिवर्तन होगा।
अब देखिए प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थ वर्ण है बच्चों? बिल्कुल नहीं है। या फिर य र ल व में से कोई हो तो है, वो भी नहीं है। या फिर स्वर वर्ण हो, तो स्वर वर्ण में दीर्घ ई आता है कि नहीं आता है बच्चों? आता है। तो दीर्घ ई स्वर वर्ण के अंतर्गत आ गया, तो हमारा काम बन गया। अब त के बाद स्वर वर्ण आ गया, तो त तो प्रथम वर्ग का है, तो इसी वर्ग का त के जगह पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो त के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो द हलंत हो जाएगा। ज अपना जगह पे रहा, ग अपना जगह पे रहा, प्लस साइन तोड़े अलग अलग लिख दिए, प्लस साइन अपना जगह पर, ई स अपना जगह पर। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो क्या बना? ज ग द में दीर्घ ही है तो इधर से लगेगा, और स क्या बना? जगदीश बन करके हमारा रेडी हो गया। अब अगला दो और एग्जाम्पल है जो कि अप जोड़ जम है। क्या है? अप जोड़ जम है। इसको भी हम लोग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ग के बाद कौन सा आ रहा है वर्ड? कौन सा आ रहा है अक्षर वर्ण? तो ज आ रहा है। तो ज कौन सा वर्ण है? तो च वर्ग का तृतीय वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण है ना। तो तृतीय वर्ण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज होगा या नहीं होगा? तो रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल? झलाम जसवंते का। तो ये चेंज हो जाएगा। तो अ अपना जगह पे रहेगा। अब प्लस और प के जगह पे चेंज होकर के क्या बनेगा? तो प वर्ग का तृतीय वर्ण यहाँ पर हो जाएगा। तो प में तृतीय वर्ण क्या होगा? तो प फ व। तो यहाँ पर ब और प में हलांत है तो ब में हलांत हो जाएगा। प्लस ज और म अपना जगह पे जैसे है वैसे ही बना का बना रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? अ अपना जगह पर हो गया, आधा ब, उसके बाद ज, उसके बाद म, मतलब फाइनली बना तो हमारा बन करके रेडी हुआ अब जम। अप जोड़ जम मिल करके क्या बना बच्चों? तो अब जम बना। और सबसे अंतिम और लास्ट टॉपिक है तत्जोड़ रूपम। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है। यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ग के बाद क्या रहा है? रू, र, उसमें उ। तो पहले कौन आया बच्चों? र या उ? तो पहले र आया, रू, र में उ आया, ठीक ना। उ में र नहीं है, र में उ है। तो पहले क्या आया? र आया। तो प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, तो तृतीय या चतुर्थ वर्ण किसी वर्ग का है तो य र ऐसे कहें तो द्वितीय आता है य में। लेकिन ये यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, चूंकि जब बात किया जा रहा है वर्ग का तो क ख ग घ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही सब वर्ग के अंतर्गत आता है। यार अलावा कुछ अलग है, उसमें एक जैसा नहीं आता है, ठीक ना। तो किसी वर्ग का है तो नहीं है, तो है क्या यहाँ पर? तो र। तो आगे डिफिनीशन में लिखा गया है या य र ल व आए, तो र हमारा आ गया तो सेटिस्फाइड है। अब क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि त का इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो त का तृतीय वर्ण क्या है बच्चों? तो त का द है तो द हो जाएगा। त हलंत है तो द हलंत यूज करेंगे। त अपना जगह पर रहेगा, पूरा त है तो पूरा त रहने दिए। द हलंत, त हलंत का द हलंत में कन्वर्ट हो गया। प्लस रू प म हलंत अपना जगह पे बना रहेगा। अब बच्चों इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हमारा बनेगा फाइनली? तो त द है और रू है तो द हलंत रू प म तद्रूपम क्या बना बच्चों हमारा? तो तद्रूपम। द हलंत जैसे है वैसे के वैसे ही रहेगा, मतलब तत्जोड़ रूपम मिल करके क्या बना बच्चों हमारा? तो तद रूपम बना। इस प्रकार से झलाम जसवंत सूत्र के अंतर्गत जितना भी टॉपिक पढ़ाना था वो सारा का सारा टॉपिक को डील किए। और एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी पे एक बार में, हमें डाउट लगता है आपको समझ में आए, और वीडियो भी एक बार में समझ में आना कहना ही मुश्किल है,
तो 2 बार हर हाल में देखिए। ऐसे भी कहा जाता है कि अच्छा इंसान और अच्छा पुस्तक एक बार में नहीं समझ में आता है, पल्ले नहीं पड़ता है। जब 2-3 बार उसके ऊपर दिमाग लगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के वो समझ में आता है। ठीक है ना। तो बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इसलिए इसको 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर से ज़रूर इस सारे टॉपिक को समझने का कोशिश कीजिए और एग्जाम्पल को 3 से 4 बार बैठ करके ज़रूर बनाइए, ताकि ये टॉपिक सब कंप्लीट हो जाए। कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन आंसर तैयार किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में जाना हो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आज की क्लास को इतना ही पे हम लोग ड्रॉप करते हैं। मिलेंगे फिर से अगले क्लास में अगले सूत्र के ऊपर विशेष बातचीत करते हुए। ठीक ना।